वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे भी एक एक याद है, मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन इसी के काउंटर में इस तरह का तो नहीं है। बहुत अच्छा शेयर था बेटा। चलिए। किसके नाम लिखूं ये जो अलम गुजर रहे हैं, तेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कुछ और तो नहीं है बस खंजर अजमाई, हम खुद ही कत्ल हो रहे हैं, खुद ही कत्ल कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में, मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये एक्चुअल में डिफरेंट साइड्स के ऊपर ये शेयर फिट हो सकता है। मतलब क्लाइमेट की अगर बात करें, मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, वो अब जो आलूदगी, आबी आलूदगी है या माहौलियाती आलूदगी है, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारा ही है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं किसके नाम लिखूं ये जो अलम गुजर रहे हैं, तेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कुछ और तो नहीं है बस खंजर अजमाई, हम खुद ही कत्ल हो रहे हैं, खुद ही कत्ल कर रहे हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो आजकल वीडियो चली हुई है कि लिवाइथन आने वाला है। लिवाइथन के ऊपर जो बात की थी वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी एक बहुत बढ़िया एक बंदा था, उसने भी की थी, मेरे माइंड से उसका नाम स्किप हो रहा है। उसने एक जॉब एप्लीकेशन लिखी थी जो बड़ी फेमस हो गई। उसका नाम था द प्रिंस के नाम से थी उसकी। और उसका नाम क्या था यार, उसका नाम था, उसका नाम था क्या, निकोलस मैकावेली। हाँ, निकोलस मैकावेली। तो उसका नाम निकोलस मैकावेली था। उसने भी लिवाइथन के ऊपर बात की थी। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि लिवाइथन लिवाइथन कोई नहीं आने वाला, इंसान सबसे बड़ा दुश्मन अपना खुद ही है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाना है बेटा, वो आपके पास है इंटरफेस, और अभी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं। तो बेटा जो YouTube के ऊपर स्टूडेंट्स हमें भी वाच करेंगे, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड दिस इज एपिसोड नंबर 2 एंड सीजन नंबर 4 क्लास 9 बायोलॉजी, एंड दिस लेक्चर्स आर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, and welcome to this community. And definitely if you want to get the notes of this topic and the others lectures also, you have to be check the description. In the description I have mentioned the 5 of MCQs regarding to each chapter in the description, and also the topics notes are also present there. But if you want it also, you can also join us the YouTube channel, and the link is also present in description. So that's all from my side. We can do for you, and definitely what you can do for us, then prove to us what you can do for us. Okay, so if you cannot do nothing, then do nothing for us. Okay, so that's also okay for us. So there is a interface. So what is interface बेटा? Interface प्रीवियस एपिसोड के अंदर मैंने कहा था कि सेल जो है वो खुद को क्या करता है, वो तैयार करता है। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इट इज मिस्टेकनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इट इज मिस्टेकनली कॉल्ड, इट इज मिस्टेकनली, अच्छा ये लफ्ज बड़ा गौर से सुनिए, इट इज मिस्टेकनली कॉल्ड, इट इज मिस्टेकनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको मिस्टेकनली रेस्टिंग फेज कहा गया है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट ने ना इंटरफेस को पहले एक नाम दिया था। इन्होंने इंटरफेस को कहा था कि इंटरफेस जो होता है ना, ये एक्चुअल में रेस्टिंग फेज होता है। क्यों उन्होंने कहा कि ये एक रेस्टिंग फेज है? क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जो सेल होता है ना, वो इंटरफेस के दौरान रेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह इतनी कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो और साइंटिस्ट जो थे ना, उनको यही लगता था कि जो इंटरफेस का टाइम है ना, उसमें सेल में चेंजेस नहीं आ रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी। तो आप अंदर जो सेल के अंदर चेंजेस है ना, उसको देख नहीं पाते थे। तो आपने ये नाम दे दिया कि इंटरफेस एक रेस्टिंग फेज है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो हमें पता चला कि इंटरफेस के दौरान जो है ना, वो सेल एक्चुअल में रेस्ट नहीं करता, सेल में चेंजेस हो रही होती है और बड़ी तेज चेंजेस हो रही होती हैं। तो इसी वजह से फिर बाद में इन्होंने कहा कि इंटरफेस इज मिस्टेकनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। क्लियर होगी बात? तो ये लफ्ज, ये जो पॉइंट अगर कभी स्टेटमेंट में आपको नजर आ जाए तो आपने इसको इस तरह से जस्टिफाई करना। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, इंटरफेस इट इज मिस्टेकनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, जस्टिफाई, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो आपने फिर ये बताना है कि इसको जस्टिफाई करना है कि किस तरह से ये रेस्टिंग फेज जो है इसको मिस्टेकनली कहा गया था। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इंटरफेस को डिफाइन कैसे करना है? तो मैंने कहा था कि इंटरफेस में सेल साइज में बड़ा होता है, अपनी ग्रोथ करता है, वो तमाम चीजें बनाता है जो उसको माइटोटिक फेज में चाहिए होती है। तो हम कहेंगे इंटरफेस इज अ डायरेक्शनल सीरीज ऑफ चेंजेस। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में पता क्या होता है, देखो इधर सर एक बार समझो। ये सबसे पहले है आपके पास बेटा सेल, इंटरफेस का पहला स्टेप होगा जिसको आप नाम दोगे G1 फेज का।
G1 फेज के बाद अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा S फेज। S फेज के बाद जो अगला स्टेप आएगा उसको आप नाम देंगे G2 फेज। और G2 फेज के बाद जो सेल होता है ना वो आगे चला जाता है माइटोटिक फेज के अंदर चला जाता है। मतलब ऊपर ये जो 3 स्टेप्स हैं इनके अंदर आपने जो इंटरफेस है वो कवर हो जाता है। अब मेरे को स्क्रीन देख रहे हो तो आ रहा है? ठीक है, आ रही है भाई, आ रही है। थोड़ा सा कर देता हूँ, ये लो मजे करो। अच्छा, अब देखो इधर, अगर सेल जो है ना G1 फेज कंप्लीट हो गया तो S फेज में आएगा। S फेज के बाद किधर आ जाएगा? G2 फेज में। और सेल जो है वो देखो, ये सेल छोटा सा है तो ये इंटरफेज में सेल क्या है, साइज में बड़ा हो गया, जो मैं कल वाले जो एपिसोड है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। और माइटोटिक फेज में सेल जो है वो कितने में डिवाइड हो गया? 2 में डिवाइड हो गया। मैं इसको रेस कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? मुझे कुछ और समझाना है आज, तो मैं बेस बना रहा हूं आपकी। तो देखो ये जो चेंजेस आई हैं ये आई हैं इंटरफेस के अंदर। फिर सेल जो है वो 2 में डिवाइड होगा, किस फेज में? माइटोटिक फेज के अंदर, राइट? अब मैंने आपको कहना क्या था? मैंने आपको ये कहना चाह रहा हूं कि माइटोटिक फेज में जब ये सेल दोबारा से छोटे सेल में डिवाइड हो गया है तो उसके बाद दोबारा से ये खुद को तैयार करने के लिए किस फेज में जाएगा? ऑब्वियसली ये किस फेज में जाएगा? ये जाएगा इंटरफेज के अंदर। किस में जाएगा? इंटरफेज में जाएगा। मतलब माइटोटिक फेज में जो डॉटर सेल बनेगा वो दोबारा से इंटरफेज में जाएगा। तो इंटरफेज के किस फेज में जाएगा? इंटरफेज के सबसे पहले फेज में जाएगा, जिसको आप क्या नाम देगा? जिसको आप नाम देगा G1 फेज का। अच्छा, इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि S फेज जो होता है ना, S फेज को हम कहते हैं कि इट इज सिंथेसिस फेज। S फेज का S से क्या मतलब होता है? सिंथेसिस फेज। ये मेरा ख्याल नजर नहीं आ रहा होगा, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। इसको क्या कहते हैं? S फेज को सिंथेसिस फेज। अब देखो G1 फेज जो है वो S फेज से पहले आता है, तो क्या मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं कि इट इज प्री सिंथेटिक फेज? प्री का मतलब पहले, किससे पहले? सिंथेटिक फेज से पहले। तो सिंथेटिक फेज से पहले जो फेज आएगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? उसको मैं नाम दूंगा G1 फेज का। तो पता चल गया मैंने क्यों बोला G1 फेज को प्री सिंथेटिक फेज। अगर G1 फेज देखो तो G1 फेज जो है वो माइटोटिक फेज या माइटोसिस के बाद नहीं आ रहा। देखो जब सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने अब बना के भी दिखाया आपको कि ये तो इंटरफेज हो गया। इंटरफेज के बाद सेल 2 में डिवाइड हो गया माइटोसिस के जरिए से। माइटोसिस के जरिए जब छोटा सेल बन गया तो वो दोबारा से इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज के किस फेज में जाएगा? पहले फेज में जाएगा। पहला फेज कौन सा? G1 फेज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो G1 फेज है ये तो माइटोटिक फेज के बाद में भी आता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि G1 फेज माइटोटिक फेज के बाद में आने वाला फेज है। मतलब इट इज पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद, किसके बाद? माइटोसिस के बाद। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ इट इज पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोसिस के बाद में आने वाला फेज है। तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम पोस्ट माइटोटिक फेज का नाम यूज करेंगे। और G1 फेज को आपने कहना है इट्स अ ग्रोथ फर्स्ट फेज। G1 फेज को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट इज अ ग्रोथ फर्स्ट फेज या ग्रोथ फर्स्ट फेज होगा। ये कौन सा होगा? ग्रोथ फर्स्ट फेज होगा। तो आपने देखो 4 नाम दे दिए G1 फेज को। G1 फेज, ग्रोथ फर्स्ट फेज, प्री सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसी तरह से G2 फेज के कितने नाम होंगे? G2 फेज जो है, पहले तो G2 फेज, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट इज अ ग्रोथ सेकंड फेज। ये सारे नोट बनाओ, जल्दी करो। ग्रोथ सेकंड फेज। G2 फेज के बाद किसके बाद आता है? सिंथेसिस फेज के बाद में आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज पोस्ट सिंथेटिक फेज, कि सिंथेसिस फेज के बाद में आने वाला फेज है। और क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि माइटोसिस के पहले आने वाला फेज है? तो इसके लिए वर्ड यूज होगा प्री सिंथेटिक फेज। क्लियर होगी बात? तो ये वो सारे निकनेम है जो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब गौर से दोबारा और समझो। तो मैंने माइटोसिस की, इंटरफेस की मुझे क्या लिखनी है? अभी मुझे डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या मैं डेफिनेशन में ये बात लिख सकता हूं कि जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस एक ऐसा फेज होता है जो कि डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब हर एक फेज के बाद एक खास फेज आएगा, उसके बाद एक खास फेज आएगा, रैंडम नहीं आएंगे। तो मैं कहूंगा इट इज अ डायरेक्शनल सीरीज ऑफ चेंजेस इन विच सेल इंक्रीज इन साइज। सेल जो है वो सेल क्या होता है? साइज में इंक्रीज होता है और ग्रोथ शो करता है और खुद को तैयार करता है किसके लिए? माइटोटिक फेज के लिए। तो वो जो फेज होगा उसको क्या नाम देंगे? इंटरफेज का। तो मैं इसको जरा इधर से रिमूव कर दूं, क्योंकि हमारा जो मतलब था, मकसद था इस चीज को करवाने का, वो मैंने अदा कर दिया है। तो इसको नोट कर लो, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज आपसे क्विज सेशन रख के पूछने हैं, ठीक है? तो इधर देखो क्या लिखेंगे हम बेटा, लिखना शुरू करिए। इट इज आ डायरेक्शनल, ये बुक के अंदर डेफिनेशन नहीं है, आप लोग नोट करें। इट इज डायरेक्शनल, देखो मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, मैंने आपको समझा के बनाई है डेफिनेशन। डायरेक्शनल सीरीज ऑफ चेंजेस in which cell increases in size and prepares
itself for mitotic phase और फिर एक यहां पे नुक्ता लगा के पॉइंट लिखो, इट इज रैपिड ग्रोथ फेज, इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज, इट इज अ रैपिड ग्रोथ फेज। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि इंटरफेज इज अ रैपिड ग्रोथ फेज, व्हाई, क्यों, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ये इस वजह से रैपिड ग्रोथ फेज है, क्योंकि इसमें चेंजेस आएंगे बहुत सारी। फिर इसके बाद आपने बात करनी है स्टेप्स के बारे में, स्टेप्स के बारे में। तो स्टेप आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप आ गया बेटा जी G1 फेज। दूसरा स्टेप जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम उसको नाम देंगे S फेज। इन हर एक फेज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा स्टेप जो होगा उसको आप नाम दोगे G2 फेज का नाम दे देंगे। तो मैंने 3 स्टेप्स के ऊपर बात करनी है अभी के लिए। अच्छा, अब G1 फेज में क्या होता है? देखो, ये मेरे पास है एक सेल, ये मेरे पास क्या है, एक सेल है। अब इस सेल में यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? एस फेज के बाद G2 फेज, ठीक है बेटा, वो G2 फेज में देख लेता हूं उसको। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, अब ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास जनाब एक सेल है, ये तो नजर आ गया ना। इस सेल के अंदर ना 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम आ गए। प्रीवियस सीजन के अंदर मैंने आपको क्रोमाटिड, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया था, जिसने शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, पी आर्म, क्यू आर्म, क्रोमाटिड्स है ना, बहुत कुछ सिखाया था। अब ये 2 क्रोमोसोम है आपके पास। तो G1 फेज में पता क्या होता है, ये जो 2 क्रोमोसोम है ना, ये इस तरह से ना ऐसे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे बाहर की तरफ ना ये राइबोसोम मौजूद है, ये एक ऑर्गेनेली है जिसको मैं माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा हूं। इसी तरह से ये एक और ऑर्गेनेली मौजूद है, ये सेंट्रियोल्स मौजूद है, ठीक है। ये इस तरह से देखेंगे सेल के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो G1 फेज में पता क्या चेंजेस आनी है? G1 फेज में पहले तो सेल जो है ना वो अपने आपको साइज में बड़ा करेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि G1 फेज में सेल इंक्रीज इन साइज, सेल इंक्रीज इन साइज, साइज में सेल ने खुद को क्या किया, बड़ा किया। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो राइबोसोम था, जो कि इसकी क्या है, जो कि इसकी सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये जो सेंट्रियोल, ये क्या है, ये सेल ऑर्गेनेली है, सही है। तो हमने ये देखना है कि सबसे पहले जो G1 फेज होगा, और ये बीच में मैं ब्लैक ब्लैक में राइबोसोम, मतलब वो दिखा रहा हूं आपको, क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो G1 फेज में आपने याद रखना है व्हाट इज हैपनिंग इन G1 फेज। आपने कहना है सेल इंक्रीज इन साइज, सेल जो है वो साइज में बड़ा हो गया। उसके बाद ये जो ऑर्गेनेलिस थे ना, ये ऑर्गेनेलिस डबल हो जाएंगे। मतलब कि ये मेरे पास देखो, क्रोमोसोम उधर के उधर ही है, न्यूक्लियस उधर का उधर ही है। 2 क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम मैंने बना दिए, बट राइबोसोम एक था। राइबोसोम देखो 2 नजर आना शुरू हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया एक था, माइटोकॉन्ड्रिया कितने नजर आना शुरू हो गए, 2 नजर आना शुरू हो गए, है ना। इसी तरह से जो सेंट्रियोल्स थे वो भी क्या हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे, सेंट्रोसोम में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस जो होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिस बिकम्स डबल, सेल ऑर्गेनेलिस बिकम्स डबल। जो सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं वो डबल हो जाते हैं। सिर्फ सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना कि सेंट्रियोल्स जो है यहाँ पे मिटा दो, सेंट्रियोल्स नहीं याद रखो। आप कोई सेल ऑर्गेनेलिस और कंसीडर कर लो, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ गोल्जी ऑपरेटर्स, क्योंकि सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, ये G1 फेज में डबल नहीं होंगे। ये वाहिद ऑर्गेनेली है जो G1 फेज में डबल नहीं होगा, इसलिए उसको माइंड से निकाल दो, वो आपने याद नहीं रखना। तो हमने बोला कि G1 फेज में सेल इंक्रीज इन साइज। नंबर सेकंड, सेल ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो नंबर में क्या हो जाती है, डबल हो जाती हैं। अच्छा, एक और बात सोचो, G1 फेज के बाद सिंथेसिस फेज आना है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होनी है। अच्छा, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि ये मेरे पास है डीएनए, आपने पढ़ा होगा 8वें ग्रेड के अंदर स्टैंडर्ड में। तो ये डीएनए है, जब इस डीएनए से इसकी कॉपी बन जाएगी, मतलब ये एक डीएनए
और ये इसकी कॉपी बन गई, ये दूसरा डीएनए, तो 2 डीएनए बन गई, कॉपीज बन गई। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको आप नाम दोगे इट इज डीएनए रेप्लिकेशन। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये डीएनए जो होता है इसकी जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में हो रही है। अब एस फेज से पहला फेज कौन सा? G1 फेज। तो एस फेज में जो जो प्रोटीन, जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सारी की सारी सेल किधर तैयार करेगा? G1 फेज में। मतलब G1 फेज के अंदर ही वो सारी चीजें तैयार कर लेगा जो उसको अगले फेज में चाहिए। जैसे कि आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम के अंदर जो चीजें आपको चाहिए वो भी आप तैयार कर रहे हो, एग्जाम में थोड़ी तैयार करोगे, आप तो अभी तैयार करोगे एग्जाम से पहले वाले फेज में। तो इस तरह से एस फेज में जो प्रोटीन चाहिए वो ये इधर G1 फेज में तैयार कर लेगा। तो प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एस फेज इज प्रिपेयर्ड, वो तैयार की जाएगी, इज प्रिपेयर्ड इन, कहां पर? G1 फेज के अंदर। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई क्वेश्चन ना पूछो। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर जो डेफिनेशन आपने लिखी है, ये हेडिंग्स आप लिख रहे हैं पॉइंट, तो क्या वो लिखने पे नंबर तो नहीं कटेंगे? बेटा 100% नहीं कटेंगे, अगर काटेंगे तो इनको कीड़े पड़ेंगे, नहीं कटेंगे आपके। मैं भी काटेंगे नंबर, मेरे बच्चों का नंबर नहीं काट सकते, टेंशन नहीं लो, नहीं काट सकते, कोई भी काट सकता। अच्छा जी, एस फेज में अब देखो, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन कहां से आ गई? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डीएनए कहां से ले आए हो। देखो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलके बनता है? क्रोमोसोम मिलके बनता है डीएनए और प्रोटीन से। समझ में आ गई बात? एस फेज में पता क्या होता है? एस फेज में क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। एस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल, क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल, क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स अगर डबल होंगे, क्रोमोसोम्स डबल कैसे होंगे? जब डीएनए डबल होगा। डीएनए डबल होगा तो उस स्टेप को क्या नाम देंगे? डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। तो एमसीक्यूज में अगर मैं कभी पूछूं आपसे, क्विज में पूछ लूं कि बताओ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो किस फेज में बनेगी, तो आप कहोगे वो G1 फेज में बनेगी। किस फेज में रिक्वायर्ड होंगी? एस फेज में रिक्वायर्ड होंगी। क्यों रिक्वायर्ड होंगी? अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन किस चीज को डबल करेगा? क्रोमोसोम्स को डबल कर देगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल बोलो भाई, लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास एक सेल है जिसमें 4 क्रोमोसोम है। अगर ये एस फेज से गुजर चुका है तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? अरे बगलोल 8 बोल रहे हैं सारे बच्चे, 8 बोल रहे हैं। बेटा जी इसमें 4 ही क्रोमोसोम होंगे, मतलब एस फेज से पहले और एस फेज के बाद भी 4 ही क्रोमोसोम होंगे। तो फिर आप लोग कहोगे कि सर इधर आपने तो लिख दिया क्रोमोसोम बिकम्स डबल, ये तो ब्लंडर हो गया है ना, या तो ये गलत लिखा है या फिर ये गलत लिखा है, दोनों ही सही है। तो मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम्स डबल तो होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स का डबल होने का मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स का डबल होने का मतलब ये होता है कि ये समझो बेटा, ये मेरे पास है एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमाटिड है, ये आ गया सेंट्रोमियर, ये आ गया दूसरा क्रोमाटिड, ये बन गया एक क्रोमोसोम। ये मेरे पास एस फेज से पहले का क्रोमोसोम है। एस फेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमाटिड है ना, इस क्रोमाटिड की जो हूबहू कॉपी होती है ना वो यहां पे बन जाती है। ये दूसरा क्रोमाटिड है, इस क्रोमाटिड की जो हूबहू कॉपी होती है ना वो यहां पे बन जाती है। तो मतलब ये हुआ कि एस फेज से पहले ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये एस फेज के बाद भी एक ही क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि देखो क्रोमाटिड जो सेंट्रोमेयर है वो एक है, और मोर ओवर ये जो क्रोमाटिड बना है नया, ये तो इसकी कॉपी हुई, और ये जो क्रोमाटिड है ये भी इसकी कॉपी हुई। तो आपने कहना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेंगे। समझ में आई ना बात? एस फेज से पहले एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम। मतलब ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। अगर मैं क्विज में पूछता हूँ कि 46 क्रोमोसोम जो है वो एस फेज के बाद कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 46 ही होंगे। लेकिन ये होगा प्रॉब्लम कि जो एक क्रोमाटिड होगा ना, उसी की तरह का एक और क्रोमाटिड बन जाएगा। तो ये जो नया क्रोमाटिड बना है, ये इस क्रोमाटिड का क्या कहलाएगा? ये इस क्रोमाटिड का कहलाएगा सिस्टर क्रोमाटिड। समझ में आई बात? तो आप सिर्फ ये जरूर कह सकते हो कि सर बिफोर एस फेज से पहले सिस्टर क्रोमाटिड नहीं होते, एस फेज के बाद सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं। और क्रोमोसोम जो है वो जब इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगे तो हम कहेंगे क्रोमोसोम क्या हो गया? क्रोमोसोम्स डबल हो गया। क्लियर होगी बात? तो एस फेज में जो क्रोमोसोम्स के डबल की बात की जाती है ना, वो इस तरह से की बात की जाती है। इज इट क्लियर? और एक और बात याद रखनी है कि स्मॉल एन और कैपिटल एन में फर्क होता है। जब हम बात करते हैं ना एस फेज की, तो एस फेज में मान के चलिए कि अगर 2n है, आफ्टर द एस फेज 2n क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। लेकिन अगर 2 स्मॉल n है तो आफ्टर द एस फेज वो 2n ही रहेगा, स्मॉल n। अब बुक में नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली क्योंकि करवा रहा हूं तो मैं ये चीजें ऐड कर देता हूं बीच में, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, डरना नहीं है। देखो कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? कैपिटल एन का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप।
अब देखो, जब यहां पर आप इस क्रोमोसोम को देखो तो इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम को देखो तो यहाँ पर क्रोमाटिड डबल हो गया। अगर क्रोमाटिड डबल हुआ तो इसका मतलब ये जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मेकअप है, ये भी तो डबल हुआ है ना। तो जो कैपिटल एन है वो जेनेटिक मेकअप को शो कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको एस फेज से पहले 2n है, जेनेटिक मेकअप 2n है, तो एस फेज के बाद डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। अब 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि अगर जो एस फेज है, एस फेज से पहले जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 2n है, तो एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2n ही होंगे। मतलब एस फेज से पहले अगर ये 2n मान के चलो कि आपके पास ये जो 4 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 4 है, एस फेज के बाद भी कितने 4 ही है ना। तो जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बता रहा है, जो कैपिटल एन है वो जेनेटिक मेकअप का बता रहा है। तो जेनेटिक मेकअप जो होता है वो डबल हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं होंगे। तो ये आपने यहाँ पर खास तौर पर याद रखना है इस फेज के बारे में कि जेनेटिक मेकअप जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मेकअप डबल हो जाएगा और क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहेगा। मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल, मैंने ये नहीं कहा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा। ये पॉइंट आप यहां पर एस पेज में हेडिंग बना के लिख लो साथ में। पूरी बात समझ आ गई है? अच्छा, अब बेटा जी ये अगला फेज जरा यहां पे देखो। अगला फेज जो है इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, शाबाश। ये आपके पास G1 फेज हो गया। G1 फेज के बाद इस फेज को मैंने क्या नाम दे दिया? मैंने इस फेज को नाम दे दिया भाईजान एस फेज का नाम दे दिया। एस फेज में ये मेरे पास आ गया सेल, ये मेरे पास आ गया न्यूक्लियस। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो मैंने डबल करके दिया, क्रोमोसोम्स को डबल करके दिखा दिया आपको सीधे। ये देखो हो गया डबल, सी हो गया। तो ये आपने याद रखना है। बाकी मैं ऑर्गेनाइज अभी नहीं बना रहा क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है, हम वो समझ ही नहीं रहे, वो तो हमने देख लिया। अच्छा, अब क्या होगा? अब स्टार्ट होगा G2 फेज। अब क्या स्टार्ट होगा? G2 फेज। G2 फेज आपने कहना है ग्रोथ सेकंड फेज, सेल इंक्रीज इन साइज। पॉइंट लिखते जाओ अगर नजर नहीं भी आ रहे। सेल इंक्रीज इन साइज, सेल इस साइज में बढ़ता है। G2 फेज के बाद सेल को किधर जाना था? माइटोसिस फेज में। तो माइटोसिस फेज में जो कुछ रिक्वायर्ड है, जो प्रोटीन चाहिए, वो सारे के सारे प्रोटीन जो माइटोसिस में चाहिए वो किस फेज में बनेगी? वो G2 फेज में बनेगी। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस इज प्रिपेयर्ड इन G2 फेज। क्लियर होगी बात? ये पॉइंट आप जल्दी से G2 फेज में कंप्लीट करो। तो मैंने देखो G2 फेज में क्या करना है, मैंने यहां पे लिखा G2 फेज, ग्रोथ सेकंड फेज। G2 फेज में मैंने सेल को साइज में बड़ा किया, मतलब थोड़ा छोटा ये, बट मैं जगह मैनेज करनी है। तो ये मेरे पास आ गया न्यूक्लियस, और मैंने ऑर्गेनाइज जो सेंट्रियोल्स बोल रहा था वो यहाँ पे डबल हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज जो है वो इस तरह से आपने डबल्स दिखा देनी है। तो ऑर्गेनाइज जो है वो क्या होगी? डबल होगी। अब फाइनली जो सेल है वो माइटोटिक फेज मतलब डिवाइड होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर क्या होगा? फिर बेटा जी यहाँ पर माइटोसिस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट हो गई, मतलब इंटरफेस कंप्लीट हो गई है 3 स्टेप के अंदर। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी? माइटोटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। माइटोटिक फेज में सेल क्या हुआ? डिवाइड हुआ। जब ये डिवाइड हुआ तो देखो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। अब ये जो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ तो देखो ये 2 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे आगे देखो हर एक सेल के अंदर 2-2 क्रोमोसोम ही जाएंगे, लेकिन वो जो 2-2 क्रोमोसोम जा रहे हैं वो देखो सिंगल होके जा रहे हैं, है ना। फिर ये वाला सेल जो है ये दोबारा से इंटरफेज में चला गया, ये वाला सेल भी इंटरफेज में चला जाएगा। तो इस तरह से ये देखो आपने देखा कि जो सेल साइकिल है वो किस तरह से कंप्लीट हुआ। मतलब ये पहले इंटरफेज आया, फिर उसके बाद माइटोटिक फेज आया। अच्छा, इसके अलावा एक और फेज भी होता है इंटरफेज में, याद रखना है, जो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज G0 फेज। बच्चा G0 फेज के बारे में नहीं पता होता। G0 फेज का मतलब ये होता है कि ग्रोथ जीरो फेज। ग्रोथ जीरो फेज मतलब एक ऐसा फेज जिसमें ग्रोथ होती ही नहीं है सेल की। जैसे कि एक इंसान है, अगर वो कोमा में चला जाए तो वो कुछ भी हरकत वगैरह शो नहीं करता। इसी तरह से जब कोई भी सेल जो है ना वो जीरो फेज में चला जाए ना तो वो कोई भी चेंजेस शो ही नहीं करता, तो उसको कहते हैं ग्रोथ जीरो फेज। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम ग्रोथ जीरो फेज में होते हैं, वो कभी डिवाइड होते कहीं नहीं है। तो उसमें आपने याद रखना है कि जो आपके न्यूरॉन होते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ जीरो फेज में होता है, लॉन्ग टाइम के लिए ग्रोथ जीरो फेज में होता है। कुछ होते हैं जो दरमियाने टाइम के लिए ग्रोथ जीरो फेज में होते हैं, जैसे कि लिवर सेल। लिवर सेल की जगह अगर मैं वर्ड यूज कर लो हेपेटोसाइट, तो आपने घबरा नहीं जाना कि हेपेटोसाइट की चीज, लिवर सेल के दूसरा नाम होता है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कौन से वो सेल है जो G0 फेज में जाते नहीं है, तो आपने कहना है हमारे जो स्किन सेल है एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल जो होते हैं डू नॉट एंटर इनटू G0 फेज। ये G0 फेज में कभी भी एंटर नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है। अब एक आखिरी एमसीक्यू इसके साथ बात खत्म करेंगे कि G0 फेज में सेल जाएगा कहां से। मतलब क्या G1 फेज के बाद सेल G0 फेज में चला जाएगा, S फेज के बाद, या G2 फेज के बाद सेल 0 फेज में जाएगा।
इस पूरे को ना सेल साइकिल कहना है। ये जो चीज मैंने आपको बताई है यहां तक, ये इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो उसको आप नाम क्या दे दोगे, यू कॉल्ड इट, उसको आप क्या नाम दे दोगे, इसको आप नाम दे दोगे सेल साइकिल का। तो ये इतना जो है ना, ये वाली चीज, ये मेरे पास है इंटरफेज आ गया। पहले मेरे को किस कार्ड से करो, G2 फेज बोल रहे हैं बेटा, G2 फेज के बाद नहीं जाएगा, नॉट पॉसिबल। याद रखना कि सेल जो होता है ना वो G1 फेज के बाद ही चला जाएगा G0 फेज में। अब G0 फेज में जाएगा ही क्यों, मान के चलो कि सेल जो है वो माइटोसिस में जाना चाह रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि उस सेल का जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, उसमें कोई मिस्टेक है, सेल सही नहीं है। तो जो आपका सेल होता है ना, वो सेल ऑटोमेटिकली G1 फेज से वो S फेज में जाने के बजाय वो किधर चला जाएगा, वो G0 फेज में भेज दिया जाता है। तो समझ में आ गया। तो सेल जो है वो G0 फेज में कहां पे जाएगा, G1 फेज के बाद या तो S फेज में आ जाएगा या G0 फेज में चला जाएगा। मतलब जो ऑप्शनल इवेंट है वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा, तो आपने कहना है कि ऑप्शनल इवेंट जो होता है वो G1 फेज के बाद एग्जिस्ट करेगा। मतलब ऑप्शन होता है ना G1 फेज के बाद, या तो G0 फेज में जाएगा या S फेज में चला जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शनल इवेंट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरफेस। आई थिंक सो कि अब कोई भी प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए, क्योंकि डिटेल में हमने देख लिया। मैं आपको बुक से रिव्यू करवा देता हूँ थोड़ा सा, आपसे यहाँ से क्या क्या करना है। देखो जरा बच्चा, ये देखो, ये आपकी बुक आ गई। इस बुक में ये जो चीज़ है, मेन फेजेस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, इसको आपने ज़रूर याद करना है। जो बच्चा ज़्यादा याद नहीं करना चाह रहा वो इसको ज़रूर याद कर ले। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये चेंजेस दिखाई हैं, ये देखो सारी वही चीज़ें, लेकिन इन्होंने ये बीच में लिख दिया। अगर आप इस तरह से बीच में लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये M फेज़ का मतलब ये माइटोटिक फेज़ है, और वो जो G0 फेज़ है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आएगा, ये देखो। ठीक होगी बात। एपिथेलियल सेल्स कभी भी G0 फेज में एंटर नहीं होती है। एमसीक्यूज लगा लो फटाफट। उसके बाद ये S फेज वाला एमसीक्यूज लगाओ कि यहाँ पर क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है, मतलब कॉपीज बन जाती हैं। देखो रेप्लिकेटेड लिखा हुआ है वर्ड, रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको आपने रेडी करना है। क्लियर होगी बात। सो अब कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना है, वरना अगर फिर भी नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको कंप्लीट समझ में आ गया है तो आप जो है वो इस जो एपिसोड है उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सिर्फ सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है यार, मेरे को फ्रेंड जोन के अंदर शेयर करो, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो अप्रोच कर सकते हैं वो कर लें। और एक और चीज़, ये लेक्चर सीरीज जो है ये ना सिर्फ बायो के ऊपर है बल्कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर भी है। और अगर आपको लेक्चर्स ना मिले तो डेफिनेटली तौर पर इसका मतलब वो पेड वर्जन होगा। और पेड वर्जन को अगर आप असेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 0302776296 तो आपको ना सिर्फ बायो बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश ग्रामर और उर्दू के अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है या इस्लामिक में प्रॉब्लम आ रहा है, डिटेल के अंदर आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड मजे करो।